जो कंफर्टेबल हो, जो कन्वीनियंट हो। अभी देना चाहे अभी दे दें। स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? आप लोग जो इसका क्लास ले रहे हैं तो आप लोग का तो फिर अटेंडेंस लगेगी आप लोग की, आप लोग की अटेंडेंस शीट वैसे मंगवानी चाहिए। पिछली अटेंडेंस पड़ी है, आज की डेट डालें और ना अटेंडेंस लगा लें, यहाँ से शुरू करें, इसी के ऊपर आप डेट डाल दें। आवाज आ रही है आप लोग को? अच्छा, जो आज जो पढ़ रहे हैं ऑटोकॉइड्स, ये वो हार्मोन्स हैं जो लोकल टिश्यू पर अफेक्ट करेंगे, जहाँ प्रोड्यूस होंगे वही इनका अफेक्ट होगा। ये ब्लड के थ्रू जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाकर अफेक्ट नहीं करेंगे। इसमें हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और सेरोटोनिन एग्जांपल्स हैं जो इसके अंदर बताए गए हैं। अच्छा, autocoids, auto means self, aqueous, relief, weak self-remedy is a collective term for various endogenous peptides. These are sometimes called as local hormones. They play important role in physiologic processes and also have several pharmacological significance. ये इसकी क्लासिफिकेशन है बायोजेनिक अमाइंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, फॉस्फोलिपिड डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये जो एराकिडोनिक एसिड पाथवे के थ्रू ये पूरा प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। थ्रोम्बोक्सिन A2, अगर याद हो पिछली दफ़ा आपने पढ़ा था एनसिड्स के अंदर उनका रोल थ्रोम्बोक्सिन A2 का, ये सारा वो पाथवे फॉस्फोलिपिड डेरिवेटिव्स हैं वो। पेप्टाइड डेरिवेटिव्स, एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइनेज। Histamine is a potent tissue amine widely distributed in plants and animal tissues and in the genomes of bees. In men, it is formed by decarboxylation of amino acid histidine, and major portion is stored in the mast cells as basophils. जब भी कोई ये जो है स्टोरेज होते हैं हमारे जो मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स हैं। अब ये देखें इसके अंदर क्या हुआ है कि सबसे पहले एक एंटीजन था, ये आया है जिसे रैग बीट पोलन। अब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसमें पोलन जो होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, पोलन एंटीजन जब हम इनहेल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग एलर्जिक होते हैं, पोलन एलर्जी होती है जिनको, उनको पोलन अगर वो इनहेल करेंगे तो उसका बॉडी से इम्यून सिस्टम में उनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, यानी अनहार्मफुल चीज़ थी जो उनके लिए हार्मलेस चीज़ हार्मफुल बन चुकी है उन लोगों के लिए। उनके जो होता है क्या होता है कि जब ये पोलन आकर बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारे बी सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। उसके अलावा लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इन सब का मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई फॉरेन चीज़ आएगी लाइक अ पोलन आ गया, बॉडी के अंदर एक नई चीज़ आ गई है, अब जो ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर जो बी सेल्स होंगे वो डिफ्रेंशिएट होंगे, यानी वो अपना एनलार्ज हो जाएंगे, अपना साइज थोड़ा बड़ा करते हैं और वो प्लाज्मा सेल बन जाते हैं। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और इस रिएक्शन में जो IgE एंटीबॉडी अगेंस्ट पोलन प्रोड्यूस होती है।
ये IgE एंटीबॉडी जो है इसके साथ अब ये बाइंड करके इसको किल कर देगी जब फर्स्ट एक्सपोजर होगा, और खुद ये IgE एंटीबॉडीज जाकर मास्ट सेल्स के ऊपर लग जाती हैं। अब ये एंटीबॉडी जो बाय शेप एंटीबॉडीज है IgE एंटीबॉडी, तो मास्ट सेल्स के ऊपर हमेशा IgE एंटीबॉडी बाइंड करती है। बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है उसमें, IgD, IgG, IgE, IgM 5 टाइप्स की हैं। उसके अंदर IgE जो है वो इसके साथ बाइंड कर देगी। जो एलर्जीज में जो रोल होता है वो IgE का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन E। Upon initial exposure to the antigen, IgE antibodies produced and attached to the mast cells. अब mast cells के साथ वो attach होगी। जब सेकेंड एक्सपोजर होगा सेम एंटीजन उसी पोलन का, IgE primed mast cells causes the release of chemical mediators that elicit an allergic reaction. अब ये देखिए ये केमिकल्स प्रोड्यूस हुए, ये हिस्टामीन है जो आपके जो मास्ट सेल्स थे उनके अंदर हिस्टामीन था। अब वो हिस्टामीन मास्ट सेल्स जो होगा वो उसका ब्रेकडाउन होगा और उसमें से हिस्टामीन रिलीज करेगा, और जब हिस्टामीन रिलीज हो जाएगा तो फिर सिम्टम्स एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं रेडनेस, रैशेस, वो शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये हिस्टामीन जो है इसी जगह लोकली उन्हीं टिश्यूज के ऊपर अफेक्ट करेगा जहाँ पर वो रिलीज होगा। इट एक्ट्स ऑन टू मेजर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अब हिस्टामीन जो है इसके हिस्टामीन रिसेप्टर्स हैं दो, हिस्टामीन रिसेप्टर 1 और रिसेप्टर 2, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ हिस्टामीन 1 रिसेप्टर्स, जो इसके रिसेप्टर्स हैं हिस्टामीन अपने रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करेगा और एलर्जी कॉज करेगा। ये कहाँ पर है, स्मूथ मसल्स के अंदर है। ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, जैसे एस्मा पेशेंट, एस्थमा का पेशेंट होता है, उनके जो एयरवेज होंगे वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी और वेजोडाइलेशन, पेरिफेरली क्या होगा, डायलेट कर देंगे ब्लड वेसल्स को। These effects are blocked competitively by histamine 1 antagonists. अब ऐसे एंटागोनिस्ट आ गए हैं जो इनको जो हिस्टामीन रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर बाइंड हो जाएंगे ताकि हिस्टामीन बाइंड ही ना हो सके, और ये पूरा जो इम्यून सिस्टम जो अपना ओवर रिएक्शन शो करता है वो ना कर सके। हिस्टामीन रिसेप्टर्स दो तरह की हैं, 1 और 2। जो 2 रिसेप्टर्स हैं वो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, ये स्टमक के पेराइटल सेल्स हैं उनके ऊपर होते हैं 2 वाले, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड द इफेक्ट इज ब्लॉक्ड बाय हिस्टामीन 2 ब्लॉकर्स सच एज सिमेटाडीन। अच्छा, ये वाले जो होते हैं, ये सिमेटाडीन जो है ये जीआईटी की ड्रग होती है। होता है कि H1 रिसेप्टर्स तो हमने देखा मसल्स के ऊपर थे, लंग्स वगैरह के थे, ये वाले ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कर रहे थे एयरवेज में, लंग्स के थ्रू जो एयरवेज आ रही है, एस्थमा पेशेंट्स में इनका रोल है। जो 2 होते हैं ये जीआईटी के अंदर स्टमक के जो पेराइटल सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं, और हिस्टामीन आकर इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी जो स्टमक है वो एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। जब एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो कोशिश ये करते हैं कि ऐसे हिस्टामीन ब्लॉकर्स H2 ब्लॉकर्स दिए जाएं कि जो एसिडिटी को रिड्यूस करें। इसमें सिमेटाडीन जो है ये एग्जांपल है, ये दी जाता है, ये ब्लॉकर है H2 ब्लॉकर, ये एसिडिटी जो है स्टमक की उसको कम करेंगे। बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन वेस्कुलर डायलेशन एंड इडीमा फॉर्मेशन। दोनों का फंक्शन ये है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे और स्वेलिंग करेंगे, एडीमा कर देंगे। अच्छा, अब ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट है हिस्टामीन का। हिस्टामीन प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स accomplished by a fall in blood pressure. Blood pressure जो इसमें डिक्रीज आ जाता है। The mechanism is direct relaxation of the smooth muscles of blood vessels. जो पेरिफेरली ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर रही है हिस्टामीन, और जो ब्रोंकाई वगैरह के अंदर है वहाँ ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन कर रही है। The effect cannot be adequately reversed by antihistamine agents but by adrenal gland. अब जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है हिस्टामीन की प्रोडक्शन से, तो वहाँ पर एंटी हिस्टामीन एजेंट्स या ब्लॉकर्स नहीं देते बल्कि एड्रेनलिन जो है उसका इफेक्ट होता है। एड्रेनलिन जो है वो अल्फा एगोनिस्ट, उसमें आपने पढ़ा था जो कैटाकोलामाइंस थे, नॉन कैटाकोलामाइंस और कैटाकोलामाइंस। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं।
तो इसका जब भी ये पेशेंट होता है वो शॉक में जाता है या एनाफाइलेक्सिस हो जाता है जिसमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो उसमें ही वो होते हैं हिस्टामिन की वजह से, लेकिन उसके अंदर हम देते हैं एड्रेनालिन है, फौरन एड्रेनालिन उसको इंजेक्ट कर देते हैं। इट आल्सो हैज पॉजिटिव ट्रॉपिक एक्शन, ये आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक, उसमें लिखते हुए गलती होगी। इट हैज आल्सो आइनोट्रोपिक इंक्रीज इन हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, ये जो हार्ट के ऊपर है ये दो काम कर रहा है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव होगा कि इंक्रीज इन, अगर आइनोट्रोपिक इफेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो इसका दोनों इफेक्ट है, हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा और उसके अलावा जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट में इंक्रीज करेगा। कोरोनरी ब्लड फ्लो इम्पेयर्स आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शंस, ये सारे काम करता है। और ब्लड जो है पेरिफेरली, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड थोड़ा थोड़ा मूव करता है, वहाँ पर ये जो है वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर देता है। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो हार्ट खुद ही ज़्यादा काम करेगा, ताकि ज़्यादा पंप करेगा कि ब्लड किसी में हार्ट में ज़्यादा है ताकि बॉडी में ज़्यादा जाए। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, नो मैम। ये वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जो हार्ट करता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो यानी ब्लड को तेज़ी से ब्लड वेसल्स में जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है क्योंकि अब ज़्यादा वो डिमांड कर रहा है ब्लड की, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो हार्ट भी ज़्यादा कंपनसेशन के तौर पर ज़्यादा पंप करना शुरू करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। यहाँ पर फिर जो है इनको एड्रेनालिन देते हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर क्या है, हिस्टामिन डायरेक्टली स्टिमुलेट द स्मूथ मसल्स ऑफ वेरियस टिश्यू, ब्रोंकाई एंड यूट्रस मसल्स को ये हिस्टामिन जो है वो स्टिमुलेट करता है। हिस्टामिन रिड्यूस ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इन इफेक्टिवली एंटागोनाइज, ये एड्रेनालिन इसको एंटागोनाइज करेगा हिस्टामिन के इस इफेक्ट को, जब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, it causes wakefulness, appetite suppression. Histamine is formed locally in the brain and is believed to be a waking a mind, acting by increasing the sensitivity of a large cerebral areas to excitation inputs. और ये पेरिफेरली क्या करेगा, पेन और itching। Miscellaneously क्या करेगा, histamine has no valid therapeutic uses currently, but it plays very important role in anaphylaxis. Histamine रिलीज हो रहा है तो पेशेंट जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जा रहा है और अदर एलर्जीज भी उससे हो रही है। इट रिलीजेस बाय मे बी इंड्यूस्ड बाय वेरियस एजेंट्स। अच्छा, कोई जो पेशेंट एलर्जिक होते हैं या तो उनको कोई बी स्टिंग काट गया है, ठीक है, बीज के काटने से वो फौरन जो उनको इतना बॉडी रिएक्ट करती है तो वो एनाफाइलेक्सिस शॉक में चले जाते हैं। या कोई ड्रग ऐसी लेनी है, ड्रग के अंदर भी ये होता है कि अगर वो लोग, वो पेशेंट्स अगर वो है थोड़े से सेंसिटिव है, वो ड्रग नहीं ले सकते, उसके अंदर कोई कंपोनेंट ऐसा है कि वो, आपने देखा होगा कि जो पेंसिलिन है इसको 4 आर्म पर पहले टेस्ट करते हैं पेशेंट के, उसको मार्क करते हैं कि थोड़ा सा पेंसिलिन इंजेक्ट करके, जिनको पेंसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं उनको देखा जाता है कि बॉडी कितना रिएक्ट करती है पेंसिलिन के अगेंस्ट, क्योंकि ये सारी ऐसी ड्रग्स हैं कि अगर जैसे पेंसिलिन है, पेंसिलिन में क्या होगा कि उसका पेंसिलिन जब बॉडी के अंदर एंटर होगी तो जिन पेशेंट्स को एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिव है वो पेशेंट्स क्या करेंगे, उनकी पेंसिलिन जब इंजेक्ट होगी तो बॉडी जो इसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ले लेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और जब वो एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी उस पेंसिलिन के कंपोनेंट के साथ तो वो फिर बॉडी जो है वो एग्जेजरेट हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करेगी। तो ये सारे ड्रग, ट्रोमा, थर्मल, केमिकल, रेडिएशंस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, इन सब के अंदर जो इसका रोल है हिस्टामिन का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि एनाफाइलेक्सिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस क्या है। इट्स अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू बिनोन फूड और मेडिकेशन। कोई मेडिकेशन ले लिया है, कोई फूड, ऐसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो एलर्जिक होते हैं पीनट से,
कुछ लोग हैं वो बेकिंग पाउडर जो होता है तो वो ऐसी चीजें खा ही नहीं सकते जिनके अंदर बेकिंग पाउडर हो। एक्सपोजर टू ऑफेंडिंग एजेंट शुड बी टर्मिनेटेड। अब एनाफाइलेक्सिस का ट्रीटमेंट क्या है कि जिस वजह से ये एनाफाइलेक्सिस हो रही थी उसको आप वो चीज़ ना दें उसको। एड्रेनलिन इज फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये इंजेक्ट की जाती है। एड्रेनलिन हैज actions opposite to those of histamine and thus act as a physiological antagonist. It may be given by subcutaneous or intramuscular. Intravenously इसे नहीं देते, दो तरह से देते हैं, या subcutaneously देते हैं या intramuscular देते हैं। हाइपोटेंशन शुड बी करेक्टेड। इसमें पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में चला जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है, उस मैकेनिज्म को कंपनसेट करने के लिए हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड पंप करने की कोशिश कर रहा होता है, ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट जो इतना सीवियर होता है वो शॉक में चल जाता है। इसमें हाइपोटेंशन शुड बी करेक्टेड। इंट्रावीनस उसको फ्लूइड्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती है, अदर सपोर्टिव मेजर्स दे जाता है, ऑक्सीजन वगैरह फौरन उसको दे दी जाती है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये वही बात लिखी है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर कोई ऐसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स या ब्लॉकर्स नहीं दिए जाते बल्कि एड्रेनलिन दी जाती है। अब ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कौन से हैं? द ड्रग्स competitively block histamine receptors and are of two types: histamine receptors antagonist 1 और 2। जो 2 है ये पैप्टिक अल्सर मैंने बताया, तो स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी बाहर की लेयर के अंदर अल्सर बनना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट देते हैं। अब ये 1 बताया हुआ, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन बताई गई है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो सेडेटिव इफेक्ट है, ठीक है, नींद वगैरह इनसे आती है। पोटेंट एंड सेडेटिव इफेक्ट सच एज डायफिनाइल हाइड्रोअमीन। ये डायफिनाइल हाइड्रोअमीन जो एंटी इमेटिक ड्रग भी यानी वॉमिटिंग वगैरह को रोकती है। एंड प्रोमेथाजिन पोटेंट बट लेस सिडेटिव, यानी इनमें सिडेशन नींद कम है, सच एज साइक्लोजीन एंड क्लोरफेनिलएमाइड। अब ये तीनों जो पहले 3 ग्रुप से लिखे हुए हैं कि फर्स्ट 3 H1 receptors antagonists cross the blood-brain barrier and have sedative effects। इन तीनों की जो फर्स्ट 3 क्लासिफिकेशन में जो 3 है इनकी sedative effect है, ऑल्दो पहले वालों का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा कम है और इनका भी थोड़ा सा कम है। Non-sedative, they are also second generation drugs and have no central nervous system effect that does not cross the blood-brain barrier, such as terfenadine। ये जो ड्रग्स हैं terfenadine, loratadine और citrazine, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस नहीं करती। The newer generation agents are relatively free of central depressant effects। इनमें CNS को इनका इफेक्ट नहीं है। These agents may also possess anti-emetic effects, although vomiting, nausea को रोकती हैं। Pharmacological actions, antihistamine actions, ये histamine receptor blockers जो थे उनके एक्शन बताए गए। They block histamine effects at various sites। They are independent of antihistaminic effect and are very widely according to the drug used। Most of them produce central nervous system depression, resulting in sedation, drowsiness, inability to concentrate, and disturbances of coordination. But very few agents such as phenyldiamine may produce stimulation effect। ज़्यादातर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये ड्रग्स जो है वो अफेक्ट कैसे करती हैं कि उसको डिप्रेस करती हैं। Majority possesses atropine-like effects। Some have central anti-muscarinic action which is useful in the treatment of Parkinsonism। ये ड्रग्स जो है पार्किंसोनिज्म के लिए भी इफेक्टिव है। अच्छा, इसके जो है एट्रोपिन इफेक्ट किसी को याद है क्या था? एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है उसमें। एक ये था कि जो पाइलोकार्पिन उसके अगेंस्ट काम करती है। एट्रोपिन लाइक इफेक्ट है इनका। पाइलोकार्पिन जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स है ना,
तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट हो गई, जल्दी ड्राइनेस ऑफ माउथ वगैरह करेंगी। ये बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इनको फिर ना एक दफ़ा एक टेबल बना ले ताकि ये चीज़ें याद हो, बार बार ये चीज़ें आती है। फिर बेसिक्स है फार्माकोकाइनेटिक्स, दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड फॉलोइंग ओरल एट parenteral administration and are mainly metabolized by the liver. Degradation products are removed in the urine. Therapeutic uses allergic disorders includes urticaria, seasonal hay fever, atopic and contact dermatitis. जब कोई केमिकल बॉडी के साथ आकर लगा और केमिकल के थ्रू बॉडी ने रिएक्ट किया तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होगा। वाइल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है तो उसमें भी अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो बॉडी रिएक्ट कर देती है। Their topical use is not recommended because of the risk of sensitization and high tendency to cause exhibitus reactions. Rashes वगैरह डाल देंगे। Adverse effects are usually mild, most commonly sedation. Sedation cause करेंगे। The most common anticholinergic adverse effect dryness of mouth. They may themselves occasionally causes allergic reactions. ये खुद भी allergic reaction कर सकते हैं। ये सारा था हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है वो रिलीज हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ जब कोई एंटीजन आया है। एंटीजन हिस्टामीन स्टोर्ड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर मास सेल्स बेसोफिल्स के अंदर होती है। हिस्टामीन जब रिलीज होती है तब जब उसके ऊपर मास सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज लगे होते हैं और उनके साथ एंटीजन आ जाता है तो मास सेल बस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, उनमें से हिस्टामीन ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं और वो लोकली जहाँ रिलीज होंगे वहाँ पर अपना अफेक्ट करेंगे। हिस्टामीन का थेराप्यूटिकली कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन हिस्टामीन जो है एलर्जीज और एनाफाइलेक्टिक शॉक्स वगैरह करती है। अब दूसरा आगे के सेरोटोनिन क्या है। सेरोटोनिन जो है इसको जो है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन भी कहते हैं। It is widely distributed in plants and animals. Highest concentration in mammals is used in the pineal gland, acting as a precursor for melatonin pigment. It is synthesized from the amino acids. ये भी अमाइनो एसिड से और मेलानिन को मेलाटोनिन पिगमेंट से जो है ये हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जो है बनता है। ट्रिप्टोफैन एंड एक्ट एज अ सेवरल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। अच्छा, ये इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है कि ट्रिप्टोफैन है वो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में बनेगा, उससे दोबारा ट्रिप्टोफैन बनेगा और ट्रिप्टोफैन से फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिलीज करेगा जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। और ये जब ये न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा होता है तो ये वेसिकल्स के अंदर ऐसे बंद हो जाता है, फिर वेसिकल्स रिलीज होते हैं या सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ सेरोटोनिन आकर बाइंड करेगा और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, दो न्यूरॉन्स के बीच में होती है इसलिए ये जगह या फिर मसल्स और न्यूरॉन के बीच में होती है। ठीक है, ये वेसिकल्स हैं जो सेरोटोनिन कंटेन कर रहे हैं, ये सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा, अब सेरोटोनिन जो है कुछ बाज़ सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं यहाँ पर न्यूरॉन्स के साथ लगे होते हैं, वो इसको यहाँ बाइंड नहीं होने देते, इसका रीअपटेक कर लेते हैं, दोबारा इसको वेसिकल्स में स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे हम अगर सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यूज करते हैं ताकि सेरोटोनिन रिलीज करे, वो आगे बताएंगे। अभी सेरोटोनिन का अफेक्ट बताया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इट कैन अफेक्ट मूड, सोशल बिहेवियर, एपिटाइट, डाइजेशन, स्लीप, मेमोरी, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड पेन परसेप्शन। ठीक है, इन जीआईटी इट कैन कॉज इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, hence it can cause irritable bowel syndrome। यानी कि ये इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, बोलस ऐसे करके जा रहा होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको मूवमेंट्स को इंक्रीज करती है, लेकिन उससे क्या होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी एब्डोमिनल ज़्यादा जब तेज हो जाए, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाए, मोटाइल हो जाए चीज़ें, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के ऊपर ये क्या करती है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करती है, उनको क्लॉट बनने में हेल्प करती है। Serotonin is widely distributed in CNS, central nervous system, serving as a neurotransmitter. Altered function may be responsible for disturbances in the sleep, mood, sexual behavior, motor activity, pain perception, migraine, temperature regulation, ये सारे इसके effects हैं।
एक्स्ट्रा पिरामिडल एक्टिविटी यानी कि इसकी ड्रग की वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइकोटिक इफेक्ट्स हो जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा पिरामिडल एक्टिविटी कहेंगे। अच्छा, सेरोटोनिन एगोनिस्ट जो हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करके सेरोटोनिन दे देते हैं, इसमें सुमाट्राइप्टेन जो है इज अ सिलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ 5-HT1। ये रिसेप्टर है जिसके रिसेप्टर की ये सारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। इस रिसेप्टर के ऊपर ये आकर एक्ट कर रहा है, 5 सेरोटोनिन रिसेप्टर जो है। हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एक्यूट अटैक्स ऑफ मिग्रेन। ये हमने जाकर जो इनके एगोनिस्ट लिए हैं, तो मिग्रेन के ऊपर जो इनका ट्रीट करता है ये एगोनिस्ट, सेरोटोनिन एगोनिस्ट, बट इज नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन। ऑल्दो उसके अटैक को थोड़ा सा माइल्ड कर देता है, लेकिन प्रिवेंट नहीं करता, बिल्कुल खत्म नहीं करता। इट रिवील्स द नोजिया एंड वॉमिटिंग, उससे नोजिया और वॉमिटिंग को खत्म करता है, बट द हेडेक मे रीऑकर। अच्छा, नेसेसिटेटिंग रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार इसको दिया जाता है। इट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली और बाय द सबक्यूटेनियस रूट। बायोअवेलेबिलिटी of oral dose is only 14%. Thus, the oral dose is several times larger than the subcutaneous dose. Bioavailability जो इसकी orally देंगे तो वो थोड़ी सी है, इसलिए subcutaneously इसको दिया जाता है। Adverse effects: flushing, heat at the injection site, neck pain, dizziness, tingling of the hands. Tingling sensation क्या होती है, किसी को पता है? क्या होता है? सुइयां चुभना जैसे होता है, इस तरह पिंस और सुइयां चुभना। The drug is contraindicated with symptomatic ischemic heart diseases, angina। अब ये contraindications आ गए कि अगर angina है, hypertension है, कोई heart diseases है या coronary vascular constriction कर सकता है, तो इन conditions में इसको नहीं देते। Buspirone, another serotonin agonist, is a useful, effective and anxiolytic agent. Anxiety को ये कम करता है। ये इसके रिसेप्टर्स बताए हुए हैं, 2 रिसेप्टर्स और उसके आगे फर्दर टाइप्स है जहाँ ये एक्ट करेंगे। अब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अच्छा, या तो हम एगोनिस्ट दे देंगे या हम रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है वो दे देंगे कि ये दोबारा रीअपटेक ना करे। यहाँ पर सेरोटोनिन जो है वो रीअपटेक होकर न्यूरॉन में फैल जाती और ये प्री साइनेप्टिक जो फाइबर्स थे उनमें दोबारा जाकर ये वेसिकल्स बनानी थी न्यूरॉन्स के अंदर। यहाँ पर इनहिबिटर दे देंगे ताकि वापस न जाए और सेरोटोनिन अपना पूरा इफेक्ट दिखाए। या एगोनिस्ट दे देंगे मिग्रेन वगैरह के लिए, और या फिर जो है वो एंटागोनिस्ट रीअपटेक इनहिबिटर्स बताए गए। Serotonin, selective serotonin re-inhibitors are a class of antidepressants। अच्छा, डिप्रेशन में क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं हार्मोन्स के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सेरोटोनिन वगैरह, ये कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। पहले जो है पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल यूफोरिया स्टेज में होता है, बहुत बोलेगा और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये ड्रग ज़्यादातर उनके अंदर दी जाती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ताकि सेरोटोनिन लेवल जो उनके अंदर कम हो गए हैं नेचुरली, वो रीअपटेक दोबारा जाकर न्यूरॉन्स के साथ वेसिकल्स ना बनाएं, बल्कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना इफेक्ट करें, सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ सेरोटोनिन बाइंड करें। तो ये जो है ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, यूज मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। दे आर द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। ये जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये डिप्रेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। Extracellular level of neurotransmitter serotonin by inhibiting its reuptake in the presynaptic cells। जो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स थे उनके अंदर इनका रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, इसलिए इनको इनहिबिटर कहते हैं। अच्छा, ये क्या करेंगी? Selective serotonin reuptake inhibitors inhibit serotonin reuptake, so increase the synaptic
serotonin levels, वही बात होती है. Clinically affects usually takes weeks, so mechanism goes beyond simply increase synaptic. बहुत सारे टाइम के लिए. और यही होता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स पर होते हैं जो पेशेंट, उनको फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर द होल लाइफ वो लेने ही पड़ते हैं ऑन एंड ऑफ. थोड़े से के लिए उनकी खत्म होती है, डोज टेपर कर देते हैं. डोज टेपर करना ये होता है कि डोज जो है फॉरन अगर किसी को दी हुई है ड्रग्स तो उनको फिर डोज टेपर करनी ही नहीं. पहले अगर 4 गोलियां थी फिर 3 फिर 2 करके ऐसा ऐसा उनकी खत्म होती है. लेकिन फ्यू डेज के बाद वो साइकिल दोबारा रिपीट होता है, सेरोटोनिन लेवल्स फिर कम हो जाते हैं, फिर वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं. तो इसलिए जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो होते हैं और उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. कुदरती तौर पर सेरोटोनिन लेवल्स ऐसे पेशेंट्स में उनके जीन्स में आ रहा होता है कि वो कम होते हैं. Clinically effects usually takes weeks, so mechanism goes beyond simply increasing synaptic serotonin levels. Serotonin receptors are located throughout the body और GIT के पर भी होते हैं. जब ये ड्रग्स लेते हैं तो वो पेशेंट अक्सर कहते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है. अच्छा, सिप्रेम, इसके प्रॉस एंड कॉन्स दिए गए हैं. लोअर पोटेंशियल फॉर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इसमें अगर कोई साथ दूसरी ड्रग दे दें तो ड्रग टू ड्रग जो इंटरेक्शन थी वो कम होती है. फीवर साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो इमीडिएट है, थोड़ी हाफ लाइफ. वंस डेली डोज देनी पड़ती है. डोज डिपेंडेंसी कर देती है, ये जो सबसे बड़ी बात है. ये सारी ड्रग्स डोज डिपेंडेंट हैं. QT इंटरवल्स वो ECG के अंदर आता है, QRS इंटरवल्स जो बनते हैं, तो उसमें जो QT इंटरवल होता है प्रोलॉन्ग कर देती है, नॉर्मल से ज़्यादा कर देती है. विद डोज ऑफ 10 to 40 मिलीग्राम पर डे. कैन बी सिडेटिंग इफेक्ट हो सकता है, हैज माइल्ड एंटागोनिस्ट, ये H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स के ऊपर इनका माइल्ड सा इफेक्ट होता है. GIT साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इनके, लेकिन ये सर्टेलिन जो है ड्रग, इससे थोड़े इस ड्रग के सिप्राम के कम है. अच्छा, इसको भी बहुत देते हैं, अटेंडेंस शीट देते हैं. Lower low overall inhibition of P450 enzymes, so fewer drug-drug interaction. वही बात है, इसमें ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन जो कम है. हाफ लाइफ इसकी भी वंस डेली डोजिंग देनी पड़ेगी और मोर इफेक्टिव देन सिप्राम. सिटालोप्राम या सिप्राम इन एक्यूट रिस्पांस एंड रिमिशन. डोज डिपेंडेंट QT इंटरवल्स को ये ज़्यादा कर देती है, इसे मेनोजिया और हेडेक कर देती है, वो भी GIT डिस्टर्बेंसेस कर देती है. इस ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स है जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर्स इनहिबिटर्स हैं, वो नोजिया करते हैं, सेक्सुअली डिसफंक्शनिंग करते हैं, हेडेक, वॉमिटिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ और एब्डोमिनल पेन्स करते हैं. ये सारे इनके इफेक्ट है. और साथ इनकी एग्जांपल्स दीजिए जो नोजिया जैसे करता है, तो सर्ट्रोलिन जो है ये सबसे ज़्यादा करती है. सर्ट्रोलिन सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी करती है, फ्लुक्सिटीन करती है हेडेक. उसके अलावा सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ऑर्डर साइकिल, जो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि हिप्नोटिक ड्रग्स होती है सिडेटिव, तो ज़्यादातर पेशेंट्स उनको स्लीप और वेक साइकिल जो है उनके डिस्टर्ब होते हैं. इंसोम्निया, सोमनीलेंस, एक्सेसिव ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा, हेडेक, डिजीनेस, यॉर्निंग हर वक्त करते रहते हैं, और पैरास्थीसिया. अच्छा, इन पेशेंट्स के अंदर जो अक्सर देखा गया है वो ये कि हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स पड़ते हैं. ठीक है, तो अभी तक कोई चीज़ जो आप लोग को ना समझ आई हो? ये लेक्चर तो खत्म कर लेंगे. अगले इसमें शिफ्ट हो जाता है.
ये तो आप लोग बस एक सुनते जाए, मैं इसमें आपको समझाऊं क्या? अच्छा ये यहाँ से खत्म कर ले उसके बाद। इसमें ना 53 पूरी स्लाइड की, आई थिंक 41 या 40 स्लाइड्स है, बाकी क्विज है। अच्छा ये स्लाइड तो फिर मैं पढ़ा दूं, फिर आप अगली दफा वो कहेंगे पिछला, और अभी वो भी नहीं किया था जो मेंटली क्या है, एपैथी इमोशनलेस होता है मतलब का, इमोशनल ब्लंटिंग, इंटरेस्ट अपना उसका नहीं रहता है, एंजाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, एक्थेसिया, रेस्टलेसनेस सिचुएशन, इमरजेंसी ऑफ सुसाइडल आइडिएशन, उनको सुसाइड करने के आइडियाज आते रहते हैं, हाइपोमेनिया, मेनिया, मेनिक सिचुएशन, एब्नॉर्मल ब्रीदिंग वगैरह। मतलब ख्वाब देखते रहते हैं ज्यादातर ख्वाब जिस तरह उठ के बैठ जाता है दिमाग में, जो चीज नहीं हो रही थी उसी में वो ख्वाब में देख रहे होते हैं, हो नहीं सकता ऐसे सिचुएशन को, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देख रहे होते हैं। वो पेशेंट्स जो होते हैं ना रियलिस्टिक ही रहते हैं, वो कहते हैं हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, और ऐसे ही वो ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं, हमें कोई पूछ रहा है, और जो चीज नहीं हो रही होती वो मानती ही नहीं है। कि मैंने एक पेशेंट देखा था, वो अब भी ये बात नहीं मानती, जब उसको डिप्रेशन होता है उस पेशेंट को, तो वो कहती कि नहीं ये हुआ था, फलां बंदे ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, फलां मुझे देख रहा था, वो मेरे पास, वो एक अपनी सिचुएशन बना लेते हैं कि वो उनके बस में नहीं होती बात, वो यही ड्रीम्स और रियल लाइफ को आपस में कंफ्यूज करते हैं। मतलब एब्नॉर्मल ड्रीमिंग की, मैंने ड्रीम में देखा फलां को कत्ल कर दिया, इस तरह की उनको ख्वाब, सुसाइडल था, मैंने सुसाइड करी थी। अब वो जो पेशेंट है ना, जब भी आती है वो यही कहेगी कि मुझे ना मारने की कोशिश की थी, और ये बात वो तब कहती है जब उसे डिप्रेशन हो होता है कि मुझे मारने की कोशिश की थी, ये हेलुसिनेशंस होगी कि वो जो चीज़ हो ही नहीं रही वो कह रहे हैं, और वो कभी नहीं मानते कि वो कहते हैं ये रियल है। और वो जब भी पेशेंट डिप्रेशन में जाती है उसका पता चलता है कि ये बात कह रही है तो ये डिप्रेशन में चली है। अच्छा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और ये मैंने आपको उसको पहले बताए थे, ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या पेन कॉज करते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होंगे जो पेन कॉज नहीं करेंगे। दूसरा ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो ये अबॉर्शंस कर देते हैं, इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स नहीं देते। और तीसरा ये मैंने बताया था कि जीआईटी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ये इफेक्ट है कि जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स देते हैं, और ये आगे उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, इनका ये फायदा है। और दूसरा ये लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, जब बर्थ से पहले लेबर कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं ताकि लेबर पेन हो और बेबी डिलीवर हो। और प्री मेच्योर अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस पहले शुरू हो जाए तो उसमें अबॉर्शन करवा देते हैं। इस तरह की जो ड्रग्स होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, जब अबॉर्शन करना हो तब ये ड्रग्स देते हैं, ठीक है। और ये इसके सारे वो जीआईटी पर इफेक्ट थे सारे जो मैंने आपको बताए थे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग देते हैं। इसलिए अगर कोई फीमेल है और उसको जीआईटी का कोई मसला है तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देने से पहले उनके प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिया जाता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि ये अबॉर्शन काज करते हैं सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देती हैं। थेराप्यूटिक यूजेस यही है कि सर्वाइकल राइपनिंग एंड लेबर इंडक्शन, लेबर पेन करवाती है, उस वक्त तो ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है। और पोस्टपार्टम हेमरेज कंट्रोल, यानी ब्लीडिंग जो होती है जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद उसमें रिड्यूस करती है। इंडक्शन ऑफ एबॉर्शंस एंड प्रोफाइलेसिस ऑफ, ये इसका बहुत बड़ा रोल है कि एबॉर्शन करवाती है ये ग्लाइकोमा वगैरह के अंदर भी। और इसके एडवर्स इफेक्ट ये एब्डोमिनल क्रैम्प, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया अलोंग विद द अबॉर्शंस, वो ये करवाते हैं। हिस्टामिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? सारे ही हैं। जीरोस्टोमिया भी ड्राइनेस ऑफ माउथ ही होता है, मेरे को पता है सारे इकट्ठे दे दिए। ड्राई माउथ, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आया कि ड्राई माउथ भी वही बात की है, जीरोस्टोमिया भी वही बात की है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ये दोनों ही है।
अगर आप पीछे से स्लाइड्स निकालें तो एंटीकोलिनर्जिक बोलते हैं जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, प्यूपल डायलेट कर देगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी और जीआई की मोटेलिटी जो है वो उस वक्त कम हो जाएगी। ठीक है, फाइट एंड फ्राइट वाली सिचुएशन, तो ये ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। ये बात ही एक की है तो ऑल ऑफ द अबव है। सेरोटोनिन क्या करता है? प्लेटलेट्स अफेक्ट बी प्रमोट करता है। इमीडिएट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये वो स्लाइड्स के अंदर जो छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हुई थी, ये वो है। अच्छा, और इसका यूज कहाँ पर है? ऐसे मिग्रेन में एंटी डिप्रेसेंट, मिग्रेन के अंदर ये सेरोटोनिन था ना, तो ये मिग्रेन के अंदर इफेक्टिव है एगोनिस्ट है। प्रोस्टाग्लैंडिन आप खुद एक दफा रीड आउट कर लेना, इसके अंदर सारे इफेक्ट बताए हैं। अच्छा, आपको ना जो ये बहुत सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये जरूर याद कर लें क्योंकि जितनी फार्माकोलॉजी आएगी वो इसी पर आएगी। ठीक है, तो बेसिक्स की है। कोई किसी का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स आप लोग का तो नहीं कोई क्वेश्चन जो ऑनलाइन है? मैंने असाइनमेंट का पूछना था आपसे। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं आप लोग खुद अब याद कर लें खुद करके। आप सबकी वैक्सीनेशन हुई है या कुछ ऐसा? तो वो तो अंडर एक जो कहा था कि अप टू 18 वाले भी करवा सकते हैं, तो वो तो अभी कुछ दिन पहले नहीं कहा? आप लोगों ने पहले करवा लिया? मैम क्या पूछिए आप? मिट्स का मैं अभी जाकर अफनान साहब से पूछती हूँ, मुझे पता नहीं। क्या पूछिए आप? मैम मोमना आसिफ आज क्लास नहीं ले सकी, उसका डीन अवार्ड था, तो आप काइंडली उसकी अटेंडेंस लगा देंगी इस टाइम क्योंकि उसकी सेरेमनी थी। आप क्या पूछ रही हो? मैम मैं कह रही हूँ कि एक स्टूडेंट है मोमिना आसिफ, वो क्लास नहीं ले सकी क्योंकि इस टाइम उसकी डीन अवार्ड सेरेमनी थी यूनिवर्सिटी में, तो आप उसकी अटेंडेंस काइंडली मार्क कर देंगी जब इस लेक्चर की करेंगी तो। अटेंडेंस का कह रही हो? जी मैम। अटेंडेंस है वो मैंने अटेंडेंस का जो पोर्टल है ना वो यहीं से खुलेगा, तो वो मैंने खोल के भी देखा था, उसमें पेस्ट कर दे, मेरा रिकॉर्ड एक दफा ही आता इस फ्राइडे को या फिर अगर फ्राइडे को ना तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक मैं पिछला सारा रिकॉर्ड उसमें अपलोड कर दूंगी। मैम मैं ये कह रही हूँ कि आप मोमिना आसिफ नहीं ले सकी, आज आप क्लास नहीं ले सकी? उसकी अटेंडेंस काइंडली मार्क कर दीजिएगा। एक मिनट जरा चुप हो जाओ, मैं पूछ लेते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं मैंने उनकी अटेंडेंस वैसे लिखवा दी जैसे पहले थी, और आप लोग की अटेंडेंस जो ऑनलाइन है उनकी वैसे ही आ जाती है रिकॉर्ड में। मैम मैंने असाइनमेंट का पूछना था आपसे। क्या असाइनमेंट था? यस मैम, अगर हैंड रिटन बना के पीडीएफ पे कन्वर्ट करके एलएमएस पे अपलोड कर दें। ठीक है, बस ये कि मुझ तक पहुंच जाए, चाहे रिटन फॉर्म में दे दो चाहे आप जो है वो अपलोड कर दो। ओके मैम, थैंक यू। मैम जो लास्ट क्वेश्चन है ना जिसमें डिफरेंस बताना है एंड एगोनिस्ट इनवर्स एगोनिस्ट और जो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव है वो सेपरेट बताना है कि एक ही है क्वेश्चन वो?
कौन जमा करवाना चाहते हैं? लाइव दे दो। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोग रिकॉर्ड फॉर्म में देना चाह रहे हैं या लाइव देना चाह रहे हैं? अगर रिकॉर्ड देंगे तो 5% उसका वेटेज होगा, अगर लाइव देंगे तो 10% होगा। अगर क्यों वो मैंने लाइव इसलिए कहा था कि एक स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा और फिर जनरली डिस्कशन होगी, ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे उसमें आप पुराने टॉपिक्स आप लोग ऐसा कर ले। मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आई, आपको लगता है इस पर ज़्यादा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी या ये टॉपिक हमने रिपीट करना है, तो आप मुझे बता दें। अगर आपने रिकॉर्डेड ही दे दी है, फिर ये होगा रिकॉर्डेड, फिर आप खुद सुनेंगे जब मैं आपको शेयर करूँगी सारी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ये समझ रहे कि कोई टॉपिक जो है वो दोबारा होना चाहिए, तो वो फिर टाइमली अपनी लिस्ट बना लें, जो चीज़ें नहीं समझ आई उसको भी हम फिर प्रेजेंटेशन में डाल देंगे। लेकिन ये नहीं कि पुराने टॉपिक्स ही रिपीट हों, कुछ नए टॉपिक्स भी रिपीट हों जो मैं अब आपको आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि अब जुलाई के मिड तक आप मुझे प्रेजेंटेशन सबमिट करवा दें, ठीक है, 15 जुलाई तक। अब मैं बताऊंगी, लेकिन अगर 1, 2, 3 या जितने टॉपिक जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो छोटे यार के लिए ये था कि वो लाइव रूम पर देते थे, लेकिन अगर ये नहीं चाह रहे मुझे रिकॉर्ड आपको का टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। Thank you so much for your time. कोई क्वेश्चंस करिए आप लोग। मैम हम लीव कर दें? एक मिनट मुझे जरा सुन लेते हैं, यहाँ पूछ लूंगी। कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम।